नमस्कार, नर्वस सिस्टम का ये पांचवा वीडियो और आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ न्यूरो किया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरो, नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, उनका सिस्टम किस तरह से होता है, फिजियोलॉजिकल बारे में स्टडी की थी। अब इसके 6 बचे हुए पॉइंट्स हम इस लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। टॉपिक आता है सिनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, सिनेप्स एंड सिनेप्टिक ऑपरेशन। संवेदी अंगों से प्रभावी अंगों तक उद्दीपन का संचरण एक से अधिक तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। सिंपल सी बात है, पारस्परिक तंत्रिका आपस में संलग्न नहीं होती, बल्कि सूक्ष्मदर्शी अवकाश द्वारा एक दूसरे से अवकाश सिनेप्स कहलाते हैं। मतलब एक तंत्रिका कोशिकाओं की एक श्रृंखला होती है जिसके द्वारा संवेदी अंगों से ग्राही अंगों तक, ग्राही अंगों से संवेदी अंगों तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक इन तंत्रिकीय उद्दीपनों का संचरण होता है। जैसे कि हमने एफरेंट सिनेप्सिस अगर हम पिछले टाइप्स में हम पढ़ चुके हैं, तो मतलब एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं से कनेक्टेड रहती है, क्योंकि इसमें असंख्य तंत्रिका कोशिकाएं इस पूरे सिस्टम के अंदर यूज आती है। तो सब तंत्रिका कोशिकाएं आपस में कनेक्टेड होती है। तो ये कनेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होता। एक तंत्रिका कोशिका का डेंड्रोइड और दूसरी तंत्रिका कोशिका का एक्सोन आपस में कनेक्टेड होते हैं और पूरी तरह आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। उनके बीच में बहुत छोटा सा एक अवकाश होता है, इस अवकाश को ही हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स वह संयोजन स्थल है जहां पर एक तंत्रिका समाप्त होती है तथा दूसरी तंत्रिका प्रारंभ होती है। मैं आपको बता चुका हूं कि एक तंत्रिका का डेंड्रोइड, एक तंत्रिका का सिनेप्स और का एक्सोन आपस में सिनेप्स द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। सामान्यतः एक तंत्रिका के एक्सोन में द्वितीय तंत्रिका के डेंड्रोइड द्वारा सिनेप्स का निर्माण होता है। जैसे मैंने बताया था, एक्सोन को प्रदान करने वाली तंत्रिका प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाती है। वह तंत्रिका जो एक्सोन को प्रदान करती है एक सिनेप्स के दौरान, जैसे एक सिनेप्स है, गैप है, उसमें हम आगे स्ट्रक्चर में भी देखेंगे, उसमें जो एक्सोन की जो मेम्ब्रेन कहलाती है उस गैप के पहले, वो कहलाती है प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तथा डेंड्रोइड को प्रदान करने वाली तंत्रिका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाती है। सॉरी, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक कहलाती है। वह तंत्रिका जो एक्सोन को प्रोवाइड करती है सिनेप्स के पास, वो कहलाती है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। और जो मेम्ब्रेन कहलाती है जो उसके पास में पाई जाती है उसे हम कहते हैं प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तथा वह तंत्रिका जो डेंड्रोइड को प्रोवाइड कर रही है सिनेप्स को, वह कहलाती है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और जो मेम्ब्रेन डेंड्रोइड की जो मेम्ब्रेन सिनेप्स के टच में रहती है, वह कहलाती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। आगे वाली लाइन में यही चीजें आ रही है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का वह भाग जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के नीचे उपस्थित होता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का वह भाग जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के नीचे उपस्थित होता है, सब सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाता है। मतलब डेंड्रोइड का वह पार्ट जो एक्सोन के मेम्ब्रेन से बिल्कुल डायरेक्ट टच में रहता है, उसके कांटेक्ट में रहता है, उसके पास होता है, उसके नीचे रहता है, उसको कहते हैं सब सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के मध्य 10 से 20 न्यूएम चौड़ा अवकाश पाया जाता है। मतलब जो सिनेप्स होता है उसका जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है, 10 से 20 नैनोमीटर। कुछ सिनेप्स में इंटरसिनेप्टिक फिलामेंट भी पाए जाते हैं जो एक्सोन तथा डेंड्रोइड की झिल्लियों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। कुछ सिनेप्स में क्या होता है, एक्सोन और डेंड्रोइड से निकले हुए माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वो हर जगह नहीं पाए जाते, कुछ सिनेप्स में पाए जाते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में सिनेप्स के तंतुओं को बना हुआ सिनेप्टिक जाल ही पाया जाता है। कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर उन्हीं तंत्रिकाओं द्वारा एक जाल का निर्माण कर लिया जाता है सिनेप्स के अंदर, उन्हीं फिलामेंट द्वारा। एक्सोन की अंतिम रचनाएं घुंडी के समान होती है जिन्हें सिनेप्टिक नोब कहते हैं। हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के दौरान पढ़ा था, जो एक्सोन की जो बिल्कुल लास्ट में उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर का उसको हम टेलेंड्रिया कहते हैं, और उसके लास्ट का जो पार्ट होता है वो एक बल्ब के समान फूल जाता है, उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर छोटी छोटी बहुत वेसिकल्स पाई जाती है। उन वेसिकल्स के अंदर क्या भरा होता है, एसिटिल कोलाइन। इस एसिटिल कोलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एसिटिल कोलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। माफ कीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड देर से आई। एक्सोन की अंतिम रचनाओं घुंडी के समान सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इन सिनेप्टिक नोब में एसिटिक कोलाइन युक्त वेसिकल्स या कुटिकाएं पाई जाती है। कुटिकाओं का व्यास भी 20 से 60 नैनोमीटर का होता है। हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक एक्सोन आ रहा है, ऊपर का स्ट्रक्चर है जो एक घुंडी बना रही है, जो सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब, और नीचे एक डेंड्रोइड की मेम्ब्रेन है। डेंड्रोइड की मेम्ब्रेन कहलाती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होती है, और ये
एक्सोन की जो मेम्ब्रेन कहलाती है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है, और दोनों के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट या दरार पाई जाती है। अब इन सिनेप्टिक नोब के अंदर छोटी छोटी जो वेसिकल्स पाई जा रही है, डायग्राम में दिखाया जा रहा है, जिनको हम कहते हैं, इन वेसिकल्स के अंदर भरा होता है एसिटिल कोलाइन भरा होता है। ये क्लियर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आगे अब सिनेप्स के हम क्रियात्मक लक्षणों की बात करते हैं। सिनेप्स क्या काम करता है? सामान्यतः सिनेप्स एक यूनिडायरेक्शनल या एक द्विशीय होता है, मतलब वहां पे उद्दीपन का संचरण एक्सोन से डेंड्रोइड की तरफ होता है। एक तंत्रिका कोशिका के एक्सोन से दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोइड का संचरण होता है, उल्टा नहीं होता, एक्सोन से डेंड्रोइड की तरफ होता है। तो ये एक द्विशीय होता है सामान्यतः। इसमें उद्दीपन का संचरण एक तंत्रिका के एक्सोन से दूसरे तंत्रिका के डेंड्रोइड की तरफ होता है, जिसमें इसे अग्रचालकता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन कहते हैं। कुछ में द्विडायरेक्शन भी होता है, मतलब एक्सेप्शनल केस के अंदर डेंड्रोइड से एक्सोन में भी तंत्रिकीय आवेगों का संचरण होता है, परंतु ये किसी किसी केस में पाया जाता है। सामान्यतः एक दिशी होता है। सिनेप्स में आवेगों के संकुलन तथा संदमन का गुण पाया जाता है, मतलब ये जो नर्व इंपल्स है उनको रोक भी सकते हैं, उनको स्लो भी कर सकते हैं। सिनेप्स द्वारा तंत्रिकीय आवेगों के कन्वर्जेंस अपसरण का कार्य भी होता है, मतलब ये इसको फैला भी सकते हैं दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं में, और उस तंत्रिका कोशिका से एक तंत्रिका कोशिका में भेज सकते हैं, मतलब उसको अपसरण भी कर सकते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों कर सकते हैं। तंत्रिकीय आवेगों के एक्सोन से डेंड्रोइड तक स्थानांतरित होने में सिनेप्टिक डिले कहते हैं। तंत्रिकीय आवेग होते हैं जो एक्सोन से डेंड्रोइड पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक डिले या सिनेप्टिक विलंब। सिनेप्स उद्दीपन के प्रसारण केंद्र के साथ साथ समाकलन या इंटीग्रेटर का भी काम करता है, मतलब यहाँ पे कई उद्दीपन आके कलेक्ट या इकट्ठे होकर एक साथ भी हो जाते हैं, इसलिए इसको हम इंटीग्रेटर भी कहते हैं। सिनेप्स की कार्यकी पर रासायनिक पदार्थों का प्रभाव अलग अलग होता है, मतलब विभिन्न केमिकल्स का इसके फंक्शन पे अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है। सिनेप्स के टाइप्स की बात करते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन के बेसिस के आधार पर या संयुग्मन प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। न्यूरल सिनेप्स, मतलब एक तंत्रिका कोशिका के एक्सोन दूसरे तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्रोइड के मध्य बनता है, या दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य बनने वाला न्यूरल सिनेप्स कहलाता है। ये फिर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें होता है एक्सोसोमेटिक सिनेप्स, इसमें एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन तथा दूसरी तंत्रिका कोशिका की सेल बॉडी या साइटोन से सीधा कनेक्शन होता है। डेंड्रोइड नहीं पाई जाती उसके अंदर, तो वो एक्सोन सीधा उसकी सेल बॉडी से कनेक्ट होता है, इसे एक्सोसोमेटिक सिनेप्स कहते हैं। दूसरा टाइप होता है एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स, जो सामान्यतः हमने बताया एक एक्सोन एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोइड से कनेक्ट होता है। तीसरा एक्सोनिक सिनेप्स, मतलब एक तंत्रिका कोशिका एक्सोन दूसरे तंत्रिका कोशिका के एक्सोन से कनेक्ट होता है। तो यह न्यूरल सिनेप्स के 3 टाइप पाए जाते हैं। न्यूरल सिनेप्स मतलब दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य वाले कनेक्शन, जिसमें एक एक्सोसोमेटिक, एक्सोडेंड्रिक, एक्सोनिक होते हैं। अब दूसरे टाइप का होता है कनेक्शन न्यूरोमस्कुलर, एक तंत्रिका कोशिका तथा एक पेशी कोशिकाओं के मध्य बनने वाला जो संयोजन है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कहलाते हैं, क्योंकि तंत्रिकाओं का उद्दीपन मात्र तंत्रिका से तंत्रिका कोशिका में भी नहीं होता, तंत्रिका से पेशी कोशिकाओं में भी होता है। इसकी हम डिटेल स्टडी हम जब इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम पेशी कोशिका की कार्यकी के बारे में स्टडी करेंगे, उसके अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अब इसका वापस बांटते हैं संरचना एवं कार्य के आधार पर। संरचना एवं कार्य के आधार पर सिनेप्स 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्नैप्स एंड केमिकल स्नैप्स। इलेक्ट्रिकल स्नैप्स होते हैं जिसमें इस प्रकार के सिनेप्स में आयनिक करंट का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में गैप जंक्शंस के द्वारा होता है। इन गैप जंक्शंस में सैकड़ों की संख्या में प्रोटीन संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कनेक्शंस कहते हैं। कनेक्शंस एक प्रकार के टनल का निर्माण करते हैं जो दोनों कोशिका के साइटोसोल को आपस में जोड़ने का काम करता है। मतलब मैंने बताया था कई सिनेप्स के अंदर गैप नहीं पाए जाते, फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये फिलामेंट्स क्या करते हैं, एक कोशिका के एक्सोन को दूसरे कोशिका के डेंड्रोइड से जोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, इस ये जो होता है पहले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जिनको हम कनेक्शंस कहते हैं। इनके बीच पर टनल या खाली स्थान पाया जाता है, जिसमें से होकर आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाते हैं। इससे क्या है, दोनों तंत्रिका कोशिका डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। इसके 3 मुख्य महत्व होते हैं। इसमें रासायनिक सिनेप्स की तुलना में संचरण तेज गति से होता है, मतलब इसमें जो उद्दीपन का संचरण होता है रासायनिक सिनेप्स की तुलना में काफी तेजी से होता है। एक समूह की तुल्यकालिकता हो जाती है। इस प्रकार के सिनेप्स के कारण एक समूह संबंधित तंत्रिकाओं की क्रियाविधि तुल्यकालिक हो जाती है। मतलब हमने बताया कि एक सिस्टम में बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिनमें ढेर सारे उद्दीपन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इस कनेक्शंस या इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के कारण उनमें तुल्यकालिकता या इनमें एक संयोजन पाया जाता है कि सारी कोशिका एक ही टाइम पे तंत्रिकी उद्दीपनों का संचरण करती है, जिससे हमारे बॉडी मूवमेंट में एक तुल्यकालिकता या
जिसको हम वो सामान्य भाषा में बोल सकते हैं एक संयोजन पाया जाता है या सामंजस्य पाया जाता है। और दूसरी बात, इन सिनेप्स में उद्दीपन का संचरण बायडायरेक्शनल होता है, एक्सोन से डेंड्रोइड की तरफ भी जा सकता है, डेंड्रोइड से एक्सोन की तरफ भी जा सकता है। ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं। दूसरे टाइप के सिनेप्स होते हैं केमिकल सिनेप्स या रासायनिक सिनेप्स। रासायनिक सिनेप्स में किसी प्रकार के फिलामेंट्स या कनेक्शंस नहीं पाए जाते, उनके अंदर गैप पाया जाता है। जो मैंने बताया था सिनेप्स 20 से 25 नैनोमीटर छोटा सिनेप्टिक अवकाश पाया जाता है। इस अवकाश में बाह्य कोशिकी तरल उपस्थित होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। प्री सिनेप्टिक तंत्रिकाएं न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव करते हैं। जैसे मैंने बताया था सिनेप्टिक नोड के अंदर एसिटाइल कोलाइन से युक्त वेसिकल्स पाए जाते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। ये होता क्या है, ये जब भी एक्सोन के अंदर सिनेप्टिक नोड में तंत्रिकीय उद्दीपन पहुंचता है, आपको अभी बताते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिकी पेशी के सिनेप्टिक वितरण में नियुक्त हो जाते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर उपस्थित ग्राही के साथ बंधित हो जाते हैं। डेंड्रोइड की झिल्ली एक प्रकार का ग्रेड पोटेंशियल विकसित करती है, जिससे कि इलेक्ट्रिक सिग्नल का रूपांतरण केमिकल सिग्नल में हो जाता है तथा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रासायनिक संकेत को प्राप्त करती है तो विद्युत संकेत में रूपांतरित हो जाती है। उद्दीपन संचरण में लगभग 0.5 सेकंड का अंतर मिली सेकंड का अंतर का टाइम लगता है। इस साइड रासायनिक सिनेप्स को उद्दीपन संचरण इलेक्ट्रिक सिनेप्स की तुलना में धीरे होता है। कहने का मतलब ये है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जब भी उद्दीपन आता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, वेसिकल्स फट जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलाइन है वो फ्री हो जाता है और वहां से एक न्यूरॉन की एक्सोन से फ्री होकर सिनेप्स पहुंच जाता है और सिनेप्स में पहुंच के पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के कुछ खास स्थल जिनको हम रिसेप्टर मतलब स्थल कहते हैं, वहां पर जाके अटैच हो जाता है और इस प्रकार से वो उद्दीपन का संचरण अगली तंत्रिका कोशिकाओं में स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से काम करते हैं जो न्यूरोसेंसर होता है। इसका जो बिल्कुल डिटेल फंक्शन होता है जिसमें दिखाया गया है, सबसे पहले स्टेप होते हैं। जब सिनेप्टिक एंड बल में उद्दीपन का संचरण होता है तो वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम चैनल के साथ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल भी खुल जाते हैं। जैसे ही उद्दीपन पहले वाली तंत्रिका कोशिका के एक्सोन से होते हुए सिनेप्टिक नोड में पहुंचता है तो होता क्या है कि सोडियम चैनल तो खुलते हैं, उसके साथ साथ कैल्शियम चैनल भी खुल जाते हैं। अब क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या कैल्शियम पाया जाता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम पाया जाता है। अब ये कैल्शियम क्या होता है, उस कैल्शियम चैनल खुलने के बाद सिनेप्टिक नॉब के अंदर एंटर कर जाते हैं। सिनेप्टिक नॉब के एंटर करने के बाद कैल्शियम की सांद्रता सिनेप्टिक नॉब के अंदर बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, वो जो एसिटाइल कोलिन युक्त जो वेसिकल्स है वह फट जाती है एक्सोसाइटोसिस द्वारा और एसिटाइल कोलाइन फ्री हो जाता है। अब वो एसिटाइल कोलाइन फ्री होकर कहाँ आता है, सिनेप्स में आता है। सिनेप्स में आके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या दूसरी तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्रोइड है उस पे विशेष स्थलों पे जाके जुड़ जाता है। विशेष स्थलों पे जाके जुड़ने से फिर आगे की क्रिया होती है। अब होता क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर के कारण पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ग्रेडेड पोटेंशियल उत्पन्न होता है जो एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी प्रकार का हो सकता है। जैसे ही वह न्यूरोट्रांसमीटर अपने विशेष स्थलों पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अटैच होता है तो उसमें ग्रेडेड पोटेंशियल उत्पन्न होता है। अब ग्रेडेड पोटेंशियल उत्पन्न होने के कारण क्या है, डीपोलराइजेशन होता है। ये दो प्रकार का होता है, तो एक्साइटरी होगा, इनहिबिटरी होगा। एक्साइटरी होगा तो क्या होगा, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, डीपोलराइजेशन होगा, मतलब बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इनहिबिटरी टाइप भी हो सकता है। इनहिबिटरी टाइप में क्या होगा कि बाहर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और अंदर का नेगेटिव चार्ज भी बढ़ जाएगा, तो हाइपरपोलराइजेशन होगा। तो उसमें उस घटना के अंदर उद्दीपन का संचरण आगे नहीं हो पाएगा। उद्दीपन का संचरण होने के लिए डीपोलराइजेशन जरूरी होता है जो एक्साइटरी टाइप का होता है। यदि डेंड्राइट की झिल्ली विद्युत हो जाती है तो यह विभव उत्तेजित प्रकार का होता है जिसे हम एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसे मैंने बताया था डीपोलराइज होने पे वह उत्तेजित प्रकार का होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं। और अगर हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जिसमें आगे उद्दीपन का संचरण नहीं हो पाता। अब होता क्या है, जो पुरानी घटनाएं हुई वो होती है, जैसे उद्दीपन का ग्रेड पोटेंशियल होता है, ग्रेड पोटेंशियल के बाद क्या है उसका और माइनस जो विध्रुवण की स्थिति में जो विभवांतर होता है -70 MV से -55 MV आ जाता है। फिर उसके बाद एक्शन पोटेंशियल आता है जिसमें वह तो उसमें क्या होता है कि सोडियम चैनल एकदम से खुल जाते हैं सारे के सारे, सोडियम अंदर एंटर कर जाता है और इसके कारण अंदर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और बाहर का नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल होता है और उद्दीपन का संचरण आगे की तरफ हो जाता है। ये वही फिर घटनाएं होती है जो मैं पहले आपको बताया। अब क्या होता है, उद्दीपन का संचरण एक एक्सोन से दूसरे डेंड्रोइड में हो गया, उद्दीपन आगे चला गया, पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वही सिनेप्स के अंदर रह जाते हैं। तो अब वो दूसरी कंडीशन क्या होती है, न्यूरोट्रांसमीटर का वहां से हटाना। अब न्यूरोट्रांसमीटर का वहां से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कैसे हटाया जाता है, 3 तरीके से हटाया जाता है। एक तो डिफ्यूजन,
सैंपल विसरण द्वारा। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की कुछ मात्रा सिनेप्टिक क्लेफ्ट से विस्तृत हो जाती है, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा वापस अपने जहां से आया वहां चला जाता है, मतलब एक्सॉन की सिनेप्टिक नोड में चला जाता है। दूसरा एंजाइम द्वारा, न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम के द्वारा विघटित हो जाते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलाइन एंजाइम, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज क्या करता है, एसिटाइल कोलाइन को डिग्रेड कर देता है, उसको विघटित कर देता है। तीसरा टाइम होता है अपटेक इनटू सेल्स। इसमें क्या होता है, सामान्यतः जिस न्यूरॉन द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव किया जाता है वह पुनः न्यूरो में परिवर्तित हो जाता है या न्यूरोग्लिया कोशिका द्वारा स्थानांतरित कर जाता है। सिंपली कोशिकाएं उसको वापस अपने में ग्रहण कर लेती है या न्यूरोग्लिया सेल वाला उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके लिए कुछ विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर। ये क्या करते हैं, उस एसिटाइल कोलाइन को वापस उसकी मदर सेल्स के अंदर पहुंचा देते हैं। अब हमने देखा होगा जो ड्रग्स लेते हैं जैसे कोकेन वगैरह लेते हैं, वो बिल्कुल उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि उनको कुछ होश नहीं होता, वो बिल्कुल उत्तेजित हो जाते हैं। वो इसी कारण होता क्या है कि एक ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो डोपामिन होता है। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर कई तरह के होते हैं, आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो ब्रेन के अंदर डोपामाइन भी एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। ये कोकेन वगैरह क्या होते हैं, डोपामिन को ब्लॉक कर देते हैं। अब डोपामिन को ब्लॉक करने से क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर उसको वापस अपनी मदर सेल में नहीं ले जा पाता। माफ कीजिए, कोकेन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण वो डोपामिन को वापस अपनी मदर सेल में नहीं ले जा पाता और डोपामिन अधिक समय तक सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर स्थायी काफी देर तक रह जाता है, जिससे कि जो ड्रग्स लेने वाले आदमी उत्तेजित और बड़े बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है। उसका यही कारण है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब नेक्स्ट टाइम में न्यूरोट्रांसमीटर्स कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम 5 श्रेणियों में रखते हैं। एसिटाइल कोलाइन जो मैं बता चुका हूं, एमिनो एसिड्स, बायोजेनिक एमीन्स, न्यूरोपेप्टाइड एंड गैसेस। एसिटाइल कोलाइन जो मोस्ट कॉमन होता है, मैं आपको इसके बारे में बता ही चुका हूं, वैसे पाया जाता है। एमिनो एसिड्स, कुछ प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जैसे कि ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, उत्तेजक प्रकार के हैं जो मतलब तंत्रिक उद्दीपन को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, जबकि ग्लाइसिन, टॉरिन व गाबा अवमंदक जो अवमंदक प्रकार के होते हैं, मतलब तंत्रिक उद्दीपन को रोकने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। थर्ड कैटेगरी है बायोजेनिक एमीन। कुछ एमिनो एसिड का रूपांतरण डीकार्बोक्सिलेटेड होकर बायोजेनिक एमीन का निर्माण करता है। इसका मुख्य उदाहरण है नेफिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। फिर होते हैं चौथी प्रकार की कैटेगरी आती है न्यूरोपेप्टाइड्स। ये न्यूरोपेप्टाइड प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं से सेपरेट होते हैं। ये 30 से 40 अमीनो अम्ल द्वारा बने होते हैं, मतलब प्रोटीन ही होते हैं एक तरह के। इनके एग्जांपल है न्यूरोपेप्टाइड, एंसिपिलिन, एंडोर्फिन, टी पदार्थ, डायनोर्फिन, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर, एंजियोटेंसिन, कोलेस्टिफाइनिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। कई तो ऐसे हार्मोन हैं जिनके हम आगे स्टडी भी करेंगे, जैसे वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है, एंजियोटेंसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। और इसकी 5वीं कैटेगरी आखिरी गैसेस। कुछ गैसेस भी न्यूरोट्रांसमीटर काम करती है, जिसमें इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यह भी गैसेस भी न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।